दोस्तों, मैं आज आया हूँ उधवा पक्षी विहार जो साहिबगंज में स्थित है और ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ढेर सारे प्रवासी पक्षियों का आगमन होता रहता है और ये आज एक खुशी के बारे बता रहे हैं कि ये आज सबसे वेटलैंड भूमि घोषित किया गया है। इसको वेटलैंड पक्षी विहार घोषित किया गया है, जो कि इस झारखंड के लिए गर्व है क्योंकि यह पहला पक्षी विहार है जिसे वेटलैंड घोषित किया गया है। मैं आगे बताऊंगा वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड क्यों घोषित किया गया है इसको, और वेटलैंड क्या ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, ये सारी चीज़ बताऊंगा और यहाँ के बारे में ढेर सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, ढेर सारी ज्ञान की बात बताऊंगा। और इसके लिए आपको इस चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घोटने लेके आगे फरक्का डैम के बनने के कारण पानी जब रुका तो पानी सब में चढ़ गया, ठीक है ना। ये लैंड क्रिएट हो गया 80 के दशक में जब फरक्का बना था, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगे, ठीक है। एक अरविंद मिश्रा जी भागलपुर के हैं, उनको बर्ड के बहुत शौकीन थे, है ना। वो आते थे यहाँ, देखते थे पोचिंग हो रहा है, सब मार के खा रहा है, खुला बाजार में बिक्री होता था। वो हो हल्ला किए, पूरा डीसी उसी के पास हल्ला किए। और ये जो दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, यहाँ के जो उस समय डीसी थे, उतना नाम उनको याद नहीं है ना। वो डीसी आए और एक पत्थर रख के बोल दिए कि चलो तुम्हारा बात मानते हैं और यहाँ एक रेस्ट हाउस होगा, क्योंकि यहाँ करके ऐसे ही पड़े रहते थे, जहाँ तहाँ यहाँ सर्वे करते थे, बर्ड्स के बारे में बताते थे, ठीक है। फिर सेंचुरी घोषित हो गया जब यहाँ का बर्ड्स का पता लगा, तो एक सर्वे किए 92 में 93 में रिपोर्ट पब्लिश किए, यहाँ सेंचुरी घोषित हो गया। उसके बाद यहाँ का काम रुका रहा 20 साल तक फिर कोई काम नहीं हुआ। फिर जब हम शुरू किए 7-8 में, तो उसमें DFO AK मिश्रा सर थे, उनको जाके बोले कि सर सेंसस तो कम से कम होना चाहिए उधर बर्ड। बोले हाँ होना तो चाहिए, मैं देखता हूँ फाइल। उसका यहाँ सेंसस शुरू हुआ। 18 साल से लगातार हम हर महीना जनवरी में आते हैं, सर्वे करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। आज उसी का परिणाम है। अभी DFO साहिबगंज जी फोन किया, पहले जो साहिबगंज थे अभी वो गिरिडीह में है ना, वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, है ना। तो 18 साल बाद आज के डेट में झारखंड का पहला रामसर साइट पूरा का पूरा श्रेय जाता है आपके डॉक्टर। यदि हम शुरुआत 7-8 में नहीं करते, उसमें पैसा नहीं था, फंड नहीं था, हम लोग आते थे अपने ऐसे ही। जो 15 मिनट का रास्ता है ना, वो हम लोग 2 घंटा तय करते थे, धूल फाँकते आते थे। पैसा रहे चाहे डिपार्टमेंट के पास नहीं, हम लोग हर साल आते हैं, चाहे डिपार्टमेंट का पैसा दे ना दे, है चाहे नहीं। तो परिणाम अब बोल दीजिए रामसर साइट के बारे में जानकारी सब लोग साहब जा रहे हैं, जगह का नाम दे दीजिए। वहीं पर इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, मीटिंग हुई थी सभी देशों का कि वेटलैंड डेवलपमेंट के बारे में, और जो बर्ड्स है उसको कैसे हम लोग संरक्षित करें, उसको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वेटलैंड का एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारे अपने देश में 4.6% वेटलैंड एरिया है। टोटल जोग्राफिकल एरिया जितना हमारा है, तो उसका 4.6% वेटलैंड एरिया हमारा है। तो वेटलैंड कई प्रकार का होता है, कोस्टल वेटलैंड समुद्र के किनारे का, नदी के किनारे का, तो परमानेंट है। तो ये वेटलैंड क्या हुआ कि जहाँ पर पानी या तो टेम्प्रोरी या परमानेंट स्टेगनेट रहता है, तो ज़मीन दलदली रहेगा, है ना। तो पानी जब सूख जाएगा तो दलदली जैसा रहेगा। पानी से ज़्यादा गहरा नहीं रहता, मुश्किल से 10 फीट मैक्सिमम उसी के आसपास रहता है। जो उसी कन्वेंशन ये डिसाइड हुआ कि जो कुछ क्राइटेरिया रखा गया, कुछ कंडीशंस की, वो कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा उसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलेगा और उसको रामसर साइट बोला जाएगा। क्योंकि रामसर में तय हुआ था, तो उसका नाम कर दिया रामसर, ठीक है। तो ईरान का एक जगह था। तो रामसर साइट में बहुत सारे कंडीशंस है कि 20,000 बर्ड मिनिमम होना चाहिए, जब 20,000 तो 20,000 बर्ड होना चाहिए, हाँ, या फिर इंडेंजर्ड बर्ड्स होना चाहिए, ग्लोबल का 1-2% होना चाहिए, है ना, पॉपुलेशन का। उसका कंडीशंस कई तो है, वो कंडीशन जो फुलफिल करेगा, वहाँ से जो कंडीशंस जाते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट केंद्र रखती फुलफिल करा, तब वो इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद फिर उनकी फंडिंग बहुत होता है, तो कई तरह का डेवलपमेंटल वर्क शुरू हो जाता है। रामसर साइट के लिए बहुत सारे देश भी इसमें, कई देश अपना तो फंड भेजते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ में टाइगर का होता है, तो दूसरे देश में फंड भेजते हैं। तो इस तरह से सब के डेवलपमेंट का एक रास्ता खुल रहा है ना। तो शॉर्ट में आपको बता दें कि रामसर साइट क्या है।
एक इम्पोर्ट ये है पक्षी आश्रयनी उधवा। मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत मनोरंजक चीज़। देखिए कभी बच्चे में हम लोग खेला करते थे, आज ये बच्चे देखिए कैसे आनंद ले रहे हैं। वाह, इसीलिए कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। ये आनंद ही आनंद इस पार्क में। वाह, कहा गया है बच्चे का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़वन का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये देखिए मृदंग से कम नहीं है। सभी अपनी खुशियाँ खोज रहे हैं इस उधवा पक्षी विहार में। अब बोलेगी चिड़िया डाली डाली, पहले फैलाओ चारों तरफ हरियाली। जी हाँ, ये है यहाँ का स्लोगन, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और इसी सिलसिले में आज यहाँ कार्यक्रम होगी जिसको मैं दिखाऊंगा। बच्चा बच्चा करे यही पुकार, पक्षियों को मारे नहीं उनसे करो प्यार। पक्षी विहार का ये स्लोगन है। हम सब मिलकर यह प्रण लेंगे, पक्षियों को न मारेंगे और न मरने देंगे। पक्षियों का उधवा झील पक्षी आश्रयनी 1991 में घोषित हुआ था। ये मेरा वीडियो देख के आपको लगता होगा कि अभी अगस्त सितंबर का महीना आ चुका है, लेकिन नहीं, ये आज भी है फरवरी माह। और ये देख सकते हैं यहाँ खेतों में धान का फसल लगाया जा रहा है। पूरी भूमि गीली है। लग रहा है कि आज भी बारिश बढ़िया हो रहा है यहाँ पर, लेकिन सिंचाई की सुविधा से होती है यहाँ पर धान की खेती। बंगाल का पूरा प्रभाव है राजमहल में भी। और ये उधवा पक्षी विहार बिचड़े से उखाड़ते धान के पौधे। यहाँ पहुँच कर लग रहा है कि अभी धान रोपाई का समय जो अगस्त महीने में होता, जुलाई अगस्त में होता है, बस वैसे ही फीलिंग है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। गेहूं वाला देखिए। हाँ, ये गेहूं है और उधर धान है। गजब का कॉम्बिनेशन। दूर दूर तक हरा नज़र आ रहा है इस फरवरी माह में भी। और ये है उधवा पक्षी विहार का वाटर बर्ड।
सिग्नेटरी कंट्री है। तो इसके तहत क्या होता है कि जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं इनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसके संरक्षण के प्रयास के लिए विश्व के जितने भी देश इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं वो लोग अपने यहाँ के जो बड़े वेटलैंड्स हैं उनको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कराने के लिए कुल 9 क्राइटेरियाज डिसाइडेड हैं। उन 9 क्राइटेरिया में से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है, ठीक है, तो वो साइट जो है या वो वेटलैंड जो है उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का टैग दे दिया जाता है। इंडिया में अब तक 85 वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस थे, लेकिन अब 3 एडिशनल हमें मिले, एक उधवा को लेकर के 4 हो रहे हैं। टोटल अब हमारे पास 89 रामसर साइट्स या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वी आर नेक्स्ट जस्ट टू चाइना, ठीक। हमारा टारगेट बराबर है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से डीएफओ को परेशानी यहाँ कम है। बाकी जगह में एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे हजारीबाग में पूर्वी डिवीजन था हम लोगों का, उसका आपको रामगढ़ में कुशड़िया पड़ता था, हजारीबाग में पड़ता था, कुछ आपको क्या कहते हैं गिरिडीह में पड़ता था, बोकारो में पड़ता था। तो डीएफओ को बहुत परेशानी होती है, लेकिन यहाँ ये परेशानी नहीं है। यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीएफओ है और एक सोशल फॉरेस्ट्री के 2 डिवीजन है, लेकिन उससे कोई बहुत बाकी लोग को डीएफओ चूँकि चल जाता है मीटिंग में तो काम निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एरिया फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। जितना हजारीबाग या चतरा के 1 डिवीजन का एरिया होगा उतना टोटल मिला के यहाँ 6 डिवीजन का एरिया होगा। चूँकि 50,000 हेक्टेयर आपको दुमका का 49,000 है, 30,000 यहाँ का है, 20,000 आपका 22,000 देवघर का है, 15,000 गोड्डा का है, 7-8 हज़ार पाकुड़ का है, 6-7 हज़ार जामताड़ा का है। तो यहाँ फॉरेस्ट एरिया नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। इसी के चलते आप लोग का स्ट्रेंथ भी यहाँ बहुत कम है कंपेटिवली, क्योंकि पहले यहाँ 2-3 डिवीजन हुआ करता था। दुमका डिवीजन, दुमका कटा तो उसमें बन गया गोड्डा, देवघर कटा तो जामताड़ा, साहेबगंज भी सोशल फॉरेस्ट्री पहले जमाना में हुआ करता था पहले, बाद में टेटोरियल हुआ, वो कटा तो पाकू। तो डिवीजन छोटा छोटा है, लेकिन देखिए छोटा बड़ा से कोई आज के समय में कोई महत्व नहीं है। आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं और किस तरह उसका रख रखाव करते हैं, काम करते हैं। हम बता रहे हैं कि देखिए मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।